चैनल। तो चलिए आज का डेली क्विज लेकर उपस्थित हूँ। इसके साथ ही हमारे चैनल पे भी चल रहा है डेली क्विज, तो चल ही रहा, साथ ही साथ MWF को पॉलिटिकल साइंस का क्लास चल रहा है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का। और जो अभी हमारे चैनल पे नया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर क्या होगा, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के समीप, है ना। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह कुल 1600 किलोमीटर लंबी 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच मध्य विस्तृत है। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में, अंटार्कटिका में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दक्षिण गंगोत्री जो स्थित है वो है अंटार्कटिका में। एक शोध संस्थान है भारत का। अंटार्कटिका में भारत का प्रथम शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 में की गई थी। दूसरा शोध केंद्र मैत्री 1988 से 89 में, तथा तीसरा शोध केंद्र भारती का परिचालन 2012 में प्रारंभ हुआ। तो जो भी है, दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है, ये 3 शोध केंद्र भारत के हैं। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करेगा। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य का गठन किया? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य। डी ऑप्शन है 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। तो ये आंसर होगा आपका 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। और देखिए, हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो क्लास चल रहा है उसमें ये राज्य पुनर्गठन आयोग को डिटेल से हमने वर्णन किया है। और अभी हमारा पॉलिटिकल साइंस में मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्लास चल रहा है, तो इसको आप डिटेल से वहाँ देख सकते हैं। फिर भी यहाँ डिस्कशन है, कुछ देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के गठन के लिए 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य KM पनिकर और HN कुंजरू थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की और राज्य पुनर्गठन के लिए 4 आधार बताए। 4 आधार क्या क्या है, देखिए, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता, दूसरा है देश की एकता तथा अखंडता, तीसरा है वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता, और चौथा है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। आयोग के अनुशंसाओं के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5वां देखते हैं क्या कह रहा है। मानव शरीर के पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। पेशियों को जोड़ों के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है। तो पहला तो सही है दोस्तों, दूसरा जो है एक साथ सिकुड़ने फैलने पर अस्थियां गति करती, ये गलत है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन केवल 1 होगा। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, ये आपका NCERT पेशी है। कथन 1 सही है परंतु 2 गलत है, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, वो धक्का नहीं दे सकती। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने व फैलने से अस्थियां गति करती है, न कि एक साथ सिकुड़ने व फैलने से। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब 2 पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उसी दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है। और थोड़ा सा है, अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। पौधों और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है।
अब देखिए, पहला है कि पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। और दूसरा है मैदानी क्षेत्र, और नीचे चलते हैं। मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को उच्च पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों में बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। तो थोड़े दिनों में हम वहाँ पे सांस लेना शुरू करते हैं, ये अनुकूलन का सही उदाहरण नहीं है। यहाँ पे आंसर हमको लगता है केवल एक ही होना चाहिए। हाँ, केवल एक ही है। कथन एक सही है, परंतु कथन दो गलत है, क्योंकि अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। ये हजारों वर्षों में आए परिवर्तनों के प्रति पौधों व जीवों के अनुकूल होने से संबंधित है। मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने के कुछ दिन लगते हैं। ये परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन, जिसको बोला जाता है एक्यूमुलेशन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है, इसीलिए दूसरा गलत है। 7वां नंबर देखते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केंचुओं का प्रयोग होता है। इन लाल केंचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल केंचुओं के दांत नहीं होते हैं, ये भोजन को गीजड़ की सहायता से पीसते हैं। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करता है। तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे व्याख्या नहीं लिखाया है, सी आंसर है। लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केंचुओं के दांत नहीं होते, इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गीजड़ कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिलाने पर यह भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करता है। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगृह। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, कश्मीर। 102 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई। इसकी अध्यक्ष वासुमित्र ने की थी, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस संगीति में विवाह शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना हुई। इसी समय बौद्धों ने संस्कृत को भाषा के रूप में अपना लिया। इसी समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य के कानून से, मनसा प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि से संबंधित कर से। तो ये आंसर होगा राज्य के कानून से। जवाबित का अर्थ है राज्य का कानून, लॉ ऑफ स्टेट से है। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थे? काबुल, कंधार, कुंटूज, गजनी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा कंधार। कंधार राज्य मुगलों और ईरान के शासकों के मध्य झगड़े का एक प्रमुख कारण था। ये 11 देखते हैं, 25 क्वेश्चन है, अभी चलेगा। हौज विद्रोह हुआ 1620-21 के दौरान, 1720-21 के दौरान, 1820-21 के दौरान, 1920-21 के दौरान। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा 1820-21 के दौरान। आइए 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सॉली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, थॉमस रो, जोसियस चाइल्ड। तो ये जो है ना, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सॉली के स्थान पर हराया था? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, थॉमस वेस्ट। आइए देखते हैं। 1612 ईस्वी में अंग्रेज कप्तान थॉमस वेस्ट ने सूरत के समीप सोमाली में पुर्तगाली जहाजी बेड़े को हराया। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, जेम्स अलेक्जेंडर। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है दोस्तों और कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो नेतृत्व किया था और प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने। तो ये आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। मुंगेर का बड़हिया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी, भूमिहार किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा बकासत भूमि की वापसी। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार के किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? छपरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पटना। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा छपरा।
बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मीर हुसैन, चंद्रवंशी सहाय, एनी बेसेंट, मजरूल हक। तो बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये आंसर हम कर सकते हैं मजरूल हक। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? लखनऊ अधिवेशन, पटना अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, मेरठ अधिवेशन। तो आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन। आइए 18 देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2021 परेड में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? कमरुल जमा, अर्पणा कुमारी, रंजू कुमारी, भावना कंठ। तो ये आंसर दे रहा है भावना कंठ। किसे मरणोपरांत महावीर चक्र 2021 से सम्मानित किया गया? संतोष बाबू, मोहन बाबू, राम बाबू, श्याम बाबू। तो आंसर है संतोष बाबू। आइए 20 देखते हैं। मिथिला पेंटिंग के लिए अभी तक कितने हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? 4, 5, 6, 7। तो ये किया गया अभी तक 7। आइए 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हिसाब की किताब लॉन्च की? शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नीति आयोग। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉर्पोरेट मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की 6 लघु फिल्मों मॉड्यूल की एक श्रृंखला हिसाब की किताब लॉन्च की। इसे CSC ई गवर्नमेंट द्वारा उनके प्रशिक्षण उपकरण के एक भाग के रूप में विकसित किया गया। बजट, बचत, बीमा योजनाओं के महत्व, सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रत्येक 5 मिनट की 6 लघु फिल्में मॉड्यूल हैं। इसी प्रकार वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिलता है। आइए देखते हैं 22वां क्या है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन या सेग परियोजना शुरू की? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका आंसर शायद सही है, देखते हैं, डी है। निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन या सेग परियोजना शुरू की? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन या सेग प्रोजेक्ट लॉन्च किया। सेग परियोजना विश्वसनीय स्टार्टअप्स के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख में उपयोगी उत्पादों तथा सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। इसे बुजुर्ग के लिए स्टार्टअप पर एक अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद तैयार किया गया था। आइए देखते हैं 23 नंबर क्या कह रहा है। टाटा पावर के अनुसार ब्लूफिन महाशीर IUCN की लुप्तप्राय प्रजातियों से स्थिति में चली गई है। तो ये यहाँ पे किसी जीव का नाम है ब्लूफिनेड महाशीर। तो ये लुप्त प्राय प्रजातियों से कम चिंतनीय में, मतलब कि इनकी संख्या बढ़ी है और बेहतर स्थिति में पहुंच गया है, तो कम चिंतनीय स्थिति में चला गया है। टाटा पावर के अनुसार ब्लूफिनेड महाशीर कम चिंतनीय की स्थिति में चली गई है, जिससे पहले प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की लुप्त प्राय प्रजातियों की लाल सूची में सूचीबद्ध किया है। टाटा समूह लोनावाला में 50 साल से ब्लूफिनेड और गोल्डन महाशीर के संरक्षण में योगदान दे रहा है। गोल्डन महाशीर के विलुप्त होने का खतरा भी मंडरा रहा है। निम्नलिखित में से कौन 14 से 16 अक्टूबर 2021 तक दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बीजिंग, नई दिल्ली, वाशिंगटन DC, ओटावा। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, बीजिंग। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2021 तक बीजिंग, चीन द्वारा आयोजित किया जाएगा। दूसरा सम्मेलन 2016 में तुर्कमेनिस्तान के अशुगत में आयोजित हुए पहले वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का अनुसरण करेगा। सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग डेसा द्वारा किया जाता है। आइए 25 नंबर देखते हैं। SpaceX ने का उपयोग करते हुए SpaceX CRS-22 नामक अपना 22वां पुनः आपूर्ति सेवा मिशन लॉन्च किया है। न्यू शेपर्ड RLAV-TD, कार्गो ड्रैगन 2 कैप्सूल RSV-FD। तो ये है कार्गो ड्रैगन 2 कैप्सूल। चलिए, तो आज का क्यूज तो पूरा हुआ दोस्तों। हाल ही में SpaceX ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कार्गो ड्रैगन 2 कैप्सूल का उपयोग करते हुए SpaceX CRS-22 नामक अपना
22वां पुनः आपूर्ति सेवा मिशन फिर से लॉन्च किया है। 22वां वाणिज्यिक आपूर्ति सेवा मिशन यह नासा के साथ स्पेस एक्स के नए CRS अनुबंध के तहत दूसरा मिशन है और पिछले 12 महीनों में 5वां कैप्सूल है जिसको स्पेस एक्स ने ISS के लिए भेजा है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये क्यूज पूरा हो गया, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चलिए ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जल्द से जल्द 4000 घंटा पूरा हो और हम AC लगा सकें। गर्मी में पढ़ाना पड़ रहा है ना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।